मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए डेली की तरह हम लोग सेशन की शुरुआत करें। यहां देखिए चार लाइन सुंदर सी दी गई है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल खुद की मेहनत से प्राप्त होती है। मतलब आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है और जो सपने देखे हैं उसको अगर पूरा करना है तो आपको 100% परिश्रम करना ही होगा, आपको अपना 100% देना ही होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आप सफलता के बहुत करीब हैं या आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में आप निरंतर प्रयास करते रहें। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला दिया गया है, हाल ही में किस देश के द्वारा राशिद नामक रोवर का सफल परीक्षण किया गया। अगर हम बात करें यहां विकल्प की तो हमारा विकल्प पहला दिया गया यूएई, दूसरा दिया गया ईरान, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा दिया गया सऊदी अरब। अगर दोस्तों सही प्रश्न की बात करें तो यहां आंसर जो हमारा होगा सही, ये यूएई के द्वारा किसका लॉन्च किया गया है, कौन, तो राशिद नामक रोवर को लॉन्च किया गया। अब पहली प्रश्न यहां पूछा जा सकता है कि यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। यही आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये किसका है, तो ये स्पेस एक्स का है। और स्पेस एक्स के मालिक कौन है, तो एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इन्हीं का स्पेस एक्स है और उसी का फाल्कन 9 है। इसी के द्वारा राशिद नामक रोवर लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें यहां कि ये कौन सा मिशन है, तो ये चंद्रमा मिशन, कौन सा है, चंद्रमा या चंद्र मिशन है और ये पहला है किसका, यूएई का पहला है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में हम लोग यूएई की राजधानी के बारे में बात करें तो अबू धाबी जो है मित्रों यहां की राजधानी है। इसके पहले होप मिशन भी काफी परीक्षाओं में पूछा गया है कि होप मिशन किस देश का है और किससे संबंधित है, तो होप मिशन का भी संबंध यूएई से था और यह मंगल मिशन, कौन सा, मंगल मिशन था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हाल फिलहाल के दिनों में भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि भारत के द्वारा चंद्रमा मिशन सबसे पहला कब लॉन्च किया गया था, तो 2008 में लॉन्च किया गया था। दूसरी बार कब लॉन्च किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो GSLV MK मार्क 3 और यहां पर लैंडर और रोवर का नाम रखा गया, क्या, प्रज्ञान और विक्रम जो है, यहां लैंडर और रोवर का नाम रखा गया। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे फिलहाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण उपग्रह का परीक्षण किया गया है, आर्टेमिस का। यह किस देश का सफल परीक्षण है या किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, तो यह नासा का है और चंद्रमा पर पुनः मानव ले जाने के उद्देश्य से आर्टेमिस मिशन का सफल परीक्षण किया गया, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा 9 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया है। और कौन कौन से, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें एक महत्वपूर्ण है INS 2B, ये किस देश का है, तो ये भूटान का है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो PSLV-C 54 के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहां दोस्तों PSLV-C का मतलब क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखने से पहले यहां देखिए राशिद का एक पिक्चर दिखाया गया है और इसका नाम राशिद क्यों पड़ा है, तो क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक दुबई के निर्माता जो हैं ये राशिद थे और इन्हीं के नाम पर राशिद रोवर का नाम रखा गया है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा शिशुपाल पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है। देखिए विकल्प दिए गए, पहला झारखंड, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर डी सही होगा,
छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी के बारे में बात करें तो रायपुर यहां की राजधानी है और भूपेश बघेल जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके जी जो हैं यहां की राज्यपाल हैं। साथ ही साथ ये शिशुपाल पहाड़ी, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि शिशुपाल की जो महल था वो इसी शिशुपाल पहाड़ी पर स्थित था और ये चर्चा में इसी कारण है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में तो आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 1 नवंबर सन 2000 को किस राज्य का गठन होता है, तो यह छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000 को गठन होता है। अगर वहीं 9 नवंबर की बात कर लें तो 9 नवंबर को किसका गठन होता है, यह उत्तराखंड राज्य का गठन होता है और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर। अगर बात करें 15 नवंबर को तो आपको ध्यान रखना है झारखंड राज्य का गठन होता है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर लें यहां महत्वपूर्ण अन्य जानकारी के परिप्रेक्ष्य में तो यहां का नृत्य पूछा जाता है पिंडवानी। कौन सा नृत्य? पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो यह छत्तीसगढ़ से है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य की पहल है, तो यह छत्तीसगढ़ का है। साथ ही साथ पूछ लिया जाए हमार बेटी हमार मान योजना कहां का है, छत्तीसगढ़ का है। मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध कहां से है, तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसी क्रम में पूछा जाता है भारत का नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है, जो कि कहां स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नदी आप ध्यान रखेंगे कौन सी नदी पर, इंद्रावती नदी पर स्थित है और इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है, इंद्रावती नदी है। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में हम लोग यहां देखिए पिक्चर भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? देखिए पहला है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा दिया गया है तमिलनाडु। जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। तमिलनाडु राज्य के द्वारा यहां पर जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ किया गया है, जो कि ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तमिलनाडु है। इसी क्रम में आपको याद रखना है लेखा परीक्षक के पद का सृजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह भी तमिलनाडु राज्य है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई दोस्तों। इसकी राजधानी है एम के स्टालिन जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं और आर एन रवि जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ इस जलवायु परिवर्तन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसके द्वारा उद्देश्य रखा गया है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल या कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, तो हम लोगों ने ऐसा ही कॉप 26 में भी पढ़ रखा है। इसका कॉप 26 का आयोजन कहां किया गया था, ग्लासगो में किया गया था, जो कि स्कॉटलैंड का शहर है और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। यहां पर भी यही घोषणा की गई थी भारत के द्वारा कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, भारत के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य क्या है या इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी प्रोडक्टिविटी या उत्पादन होता है उसको विभिन्न मदों के द्वारा उतना उपभोग कर लेना ही कार्बन न्यूट्रल कहलाता है। अगर हम बात करें यहां अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में तो तमिलनाडु से आपको अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, और यह पहला है तो तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लोरिस स्लेवेंडर अभयारण्य केंद्र कहां स्थापित किया गया है, जो कि भारत का पहला है, तो यह भी तमिलनाडु, कहां, तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। अगर पूछा जाए खाद्य संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है, तो यह तंजावुर में किया गया है, जो कि कहां से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का संबंध किस राज्य से है, तो इसका भी संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे आर्द्र भूमियों की संख्या भारत में कितनी है, 75 है। सबसे ज्यादा कहां है, 14 आर्द्र
भूमियां तमिलनाडु राज्य में है। कहां है? तमिलनाडु राज्य में है, यह भी आपको याद रखना है। बात हो रही थी जलवायु परिवर्तन की, तो कुछ महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारियां हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने COP26 के बारे में देखा है, अब COP27 के बारे में भी ध्यान रखें कि COP27 का आयोजन कहां किया गया था, तो यह मिस्र में किया गया था। कहां किया गया था? मिस्र में। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा जो है इसकी राजधानी है। और नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया जलवायु परिवर्तन मिशन का, और MK स्टालिन जी जो कि मुख्यमंत्री है यहां के तमिलनाडु राज्य के, यह भी दिखाया गया है। साथ ही साथ 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया, जिसका शुभंकर थुम्बी था, तो यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। और आपको ध्यान रखना है विजेता देश के रूप में उज्बेकिस्तान रहा है। कौन रहा है? उज्बेकिस्तान रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 प्रारंभ किया गया? मतलब योजना है जिसका नाम है सेवा आपके द्वार। इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं का या सरकारी योजनाएं हैं वो जन सामान्य तक साधारणता पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें विकल्प की, तो हमारा विकल्प पहला दिया गया जम्मू कश्मीर, दूसरा दिया गया असम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा दिया गया सिक्किम। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी ईटानगर। क्या है? ईटानगर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। साथ ही साथ पूछा जाता है मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेमा खांडू जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और बीडी मिश्रा जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां अरुणाचल प्रदेश से, तो 1972 ईस्वी में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था, और 1987 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य के रूप में इसे घोषित किया गया। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से, तो आपको ध्यान रखना है एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि भारत में पहला एक्वा पार्क हाल ही में स्थापित किया गया है। कहां? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है डोनी पोली हवाई अड्डे का संबंध किस राज्य से है, तो यह भी अरुणाचल प्रदेश से। कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहां हाल ही में जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर एक सड़क और एक सैन्य स्टेशन का नाम कहां पर रखा गया है, तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अगर स्थल पूछ लिया जाए तो कीबिथु है जो कि कहां से संबंधित है, यह भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यह अरुणाचल प्रदेश है। कितना जनघनत्व है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा कहां है? और केंद्र शासित में अगर पूछ लिया जाए तो यह दिल्ली होगा, केंद्र शासित में सबसे ज्यादा जनघनत्व है। जबकि राज्य के बारे में पूछा जाए तो बिहार राज्य में सबसे ज्यादा जनघनत्व है, यह भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क का संबंध कहां से है, तो यह अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से एंट्री करती है या कहां से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और आपको ध्यान रखना है कि तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही मांजुली नदी द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा मांजुली नदी द्वीप है। उसका नाम क्या है? मांजुली नदी द्वीप है। और यह कहां है? असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए पिक्चर भी आपको दिखाया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस संस्था के द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर का रिपोर्ट जारी किया गया है? अगर हम बात करें विकल्पों की, तो हमारा विकल्प पहला दिया गया IMF, दूसरा दिया गया विश्व बैंक, तीसरा दिया गया UNDP, चौथा दिया गया UNEP। यहां जो सही विकल्प हमारा है यह विश्व बैंक के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। और ऐसा अनुमान बताया गया है कि 2036 से 2065 के बीच में जो गर्म हवाएं हैं उन गर्म हवाओं का भारत में 25 गुना वृद्धि होगा। आपको यह ध्यान रखना है। रिपोर्ट के आधार पर विश्व बैंक के बताया गया कि जलवायु परिवर्तन में 2036
2036 से 2065 के बीच में गर्म हवाओं का 25 गुना जो है ये वृद्धि होने वाली है। इसी क्रम में अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन से, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है जलवायु परिवर्तन या बायोडायवर्सिटी से संबंधित हाल ही में COP15 का आयोजन किया गया है। कहां किया गया था? तो ये इटली में किया गया था। कहां किया गया था? इटली में किया गया था। और ध्यान रखना है कि अगर जैव विविधता अधिनियम की बात की जाए कि जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था, तो सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। और जैव विविधता प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो सन 2003 में जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया था। और इसी क्रम में एक हाल ही में COP19 का भी आयोजन किया गया है। कहां आयोजन किया गया है? तो यह पनामा में आयोजन किया गया है। पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी है। क्या है? पनामा सिटी है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वार्टल जी रोसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर आपसे पूछा जाए कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से ये दोनों प्रोटोकॉल संबंधित हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ये बैठक कब होती है मॉन्ट्रियल? तो मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। ये 16 सितंबर 1987 को होता है। और इसी के आधार पर प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन कहां पाया जाता है? तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और यह ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को रोकता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर हम देखेंगे यूएनडीपी की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1965 में होती है और इसके द्वारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। साथ ही साथ बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। अगर हम बात करें यूएनईपी की तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। 5 जून 1972 में यहां स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी आधार पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब की 2022 का थीम का है तो आप ध्यान रखेंगे 2022 की थीम है ओनली ऑन अर्थ। यह भी भूलना नहीं है। यूएनईपी का मुख्यालय कहां है? केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। जबकि विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों संस्थाओं का गठन ब्रेटन वुड्स समझौता के आधार पर 1944 के समझौते के आधार पर 1945 में होता है। और आपको ध्यान रखना है इन दोनों का मुख्यालय जो है वह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण पद देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया है? देखिए यहां आपको एक योजना है पीएम स्वनिधि योजना। अगर हम बात करें विकल्प की तो हमारा दिया गया 2024, दूसरा दिया गया 2025, तीसरा 2030 और चौथा दिया गया 2022। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर ए सही होगा। 2024 तक पीएम स्वनिधि योजना को विस्तारित कर दिया गया है। अगर हम बात करें पीएम स्वनिधि योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2020 में कोविड-19 के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो स्ट्रीट वेंडर या रेहड़ी पर जो सब्जी या जो अन्य छोटे मोटे रोजगार से जुड़े हुए थे उनको 10,000 रुपए का सहायता राशि उपलब्ध कराना, जो कि अपने जीविकोपार्जन को सुचारू रूप से चला सके, इसके लिए प्रारंभ किया गया था पीएम स्वनिधि योजना। और इसको विस्तारित किया गया है कितने दिन के लिए? तो 2024 तक के लिए इसको विस्तारित किया गया है। अगर हम बात कर लें यहां 2025 की तो आपको ध्यान रखना है 2024 को ही ध्यान रखना है। हर घर जल योजना का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2024 का रखा गया है। अगर 2025 की बात करें तो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो ये 2025 का रखा
गया है। और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का, तो ये 2025 का रखा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर 2030 की बारे में बात करें तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का है, तो 2030 का है। जबकि एसडीजी इंडेक्स के प्राप्ति का लक्ष्य कब तक का है, तो यह भी 2030 का है। और आपको ध्यान रखना है कि रेलवे को 100% विद्युतीकरण कर देना, यह भी लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2030 तक का रखा गया है, आप ध्यान रखेंगे। किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2022 का रखा गया है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में कुछ योजनाएं हैं, जैसे अगर पूछ लिया जाए जन धन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन की योजना कौन है, जन धन योजना है, जो कि 2014 में प्रारंभ किया गया था। अगर पूछा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो 2015 में कहां से प्रारंभ किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे सोनीपत से प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए आयुष्मान योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था। अगर किसान सम्मान निधि की बात कर दी जाए, कब किया गया था, तो फरवरी 2019 कहां से, गोरखपुर से। अगर पूछा जाए उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो 1 मई 2016 को। जबकि उज्ज्वला 2.0 कब प्रारंभ किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण योजना है सौभाग्य योजना। कौन सी सौभाग्य योजना है, यह कब प्रारंभ किया गया था, तो 2017 में सौभाग्य योजना प्रारंभ किया गया था। इन सारी योजनाओं को भी आपको याद रखना है। आइए यहां देखिए एक पिक्चर भी दिखाया गया है, पीएम स्वनिधि योजना। यहां देखिए स्ट्रीट वेंडर या जो आपके समाज के निचले तबके के हैं, जो कि दिहाड़ी मजदूर टाइप में अपना काम करते हैं, उनके जीवन यापन को और व्यवस्थित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस देश में 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले का आयोजन किया गया। यहां देखिए हमारा विकल्प दिया गया, पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश और चौथा दिया गया श्रीलंका। यहां जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर बी होगा। नेपाल में 19वें हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें नेपाल की, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू जो है यहां की राजधानी है। और यहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेर बहादुर देउआ जी जो हैं यहां के प्रधानमंत्री हैं। और विद्या देवी भंडारी जो हैं यहां की राष्ट्रपति हैं। इसी क्रम में हाल ही में यहां चुनाव हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में कौन चुन के गए हुए थे, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन गए थे, तो राजीव कुमार जी गए हुए थे। इसी क्रम में यहां पर शेर बहादुर देउआ जी की पार्टी पुनः जीत प्राप्त की है, यह भी ध्यान रखना है। आपको याद रखना है सार्क देशों की स्थापना कब होती है, 1985 में होता है। और इसका मुख्यालय कहां है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 8848 मीटर। कितना, 8848 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दूसरी की बात किया जाए तो K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, और ये भारत की है सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछा जाए तीसरा कौन है, तो कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी विश्व की है, जो कि सिक्किम राज्य से, कहां से, सिक्किम राज्य से संबंधित है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटोक है। नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो सिक्किम राज्य से है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां से एक प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे, तो तेंजिंग नार्गे, साथ ही साथ एडमंड हिलेरी जो हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले थे। जबकि अगर पूछा जाए अभी तक सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पर्वतारोही कौन हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कामी रीता शेरपा जो हैं ये सबसे अधिक बार चढ़ने वाले। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वक्षेंद्री पाल हैं, और 2 बार चढ़ने वाले की बात की जाए तो संतोष यादव जो हैं ये 2 बार चढ़ने वाले भारत के पर्वतारोही के रूप में हैं। अगर हम बात करें यहां से
पूछा जाता है काला पानी विवाद, काला पानी विवाद किन किन देशों के बीच में है? तो आप ध्यान रखेंगे नेपाल और भारत के बीच में काला पानी विवाद है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें यहां श्रीलंका की, तो आपको ध्यान रखना है मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास किन के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो संप्रीति और बोंगो सागर युद्धाभ्यास का आयोजन बांग्लादेश के बीच में और भारत के बीच में किया जाता है। भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से, और सबसे कम किससे लगती है? तो अफगानिस्तान से लगती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है हस्तशिल्प का, आप यह भी ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया था, तो आपको ध्यान रखेंगे कहां? नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। और इसमें शामिल कौन होंगे? तो दिव्यांग जन इसमें शामिल होंगे और इनके द्वारा जो की गई है कृतियां या इनके जो कला के क्षेत्र में इनकी जो कृतियां हैं उनको प्रदर्शित करने का उद्देश्य कहां है? दिव्य कला मेला में, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार G20 बैठक के वित्त ट्रैक एजेंडा के आधार पर पहली बैठक कहां आयोजित की जाए? मतलब G20 के देशों की जो वित्त ट्रैक एजेंडा है, इसकी पहली बैठक कहां आयोजित किया गया है? तो यहां देखिए पहला विकल्प हमारा दिया गया नई दिल्ली, दूसरा दिया गया बेंगलुरु, तीसरा दिया गया मुंबई और चौथा दिया गया चेन्नई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है, तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि बेंगलुरु शहर के संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी को बेंगलोर शहर का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बेंगलोर को भारत का बगीचों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात कर ले यहां नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा का, तो हाल ही में हम लोगों ने मित्रों पढ़ रखा है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है? तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा से संबंधित है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है। और ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो रामजी बनजी सुतार जी द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो यहां ये कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसी परिसर में इनका स्थापना, इस मूर्ति का स्थापना किया गया है। साथ ही साथ आपको कर्नाटक से याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो वर्तमान में कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है कि यहां के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा हैं यहां के मुख्यमंत्री, और थावर चंद गहलोत जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। यहां से पूछा जाता है कोलार की खान या भारत में सोने की खान के नाम से कौन सी खान जानी जाती है? तो कोलार की खान जो है ये सोने की खान के नाम से जानी जाती है। और ये कहां स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में G20 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां अगर देखी जाए तो आपको ध्यान रखना है ये कितने देशों? ये 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन का समूह है। अगर बात करें यूरोपीय यूनियन की, तो आपको ध्यान रखना है कि यूरोपीय यूनियन में कितने देश शामिल हैं? टोटल 27 देश शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहां है? तो ध्यान रखेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में इसकी स्थापना होती है। और G20 देशों का स्वतः मुख्यालय कहीं है? तो आपका जवाब होना चाहिए G20 देशों का मुख्यालय स्थित नहीं है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि 2022 का G20 देशों का बैठक कहां बुलाया गया था? तो यह बुलाया कहां गया था? बाली। कहां? बाली, जो कि इंडोनेशिया में संबंधित है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है यह 17वां था। कौन सा? 17वां था। और भारत में जो कि 2023 में आयोजित किया जाना है, यह क्रम कौन होगा? तो ये 18वां होगा। और ध्यान रखेंगे कि इसके शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत
अमिताभ कांत जी को G20 देशों का शेरपा नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में हम लोग G20 देशों के देश जो हैं उनके नाम देख लें। जैसे अगर हम बात करें, कनाडा है, साथ ही साथ फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है रसिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चाइना है, यूरोपीय यूनियन है, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, तुर्की है। ये सारे देश जो हैं ये किस देशों के नाम से जाने जाते हैं? तो G20 देशों के नाम से जाने जाते हैं। अगर बात कर लिया जाए G20 देशों में भारत सदस्य देश के रूप में है, तो हाँ, G20 देशों में भारत सदस्य देश के रूप में है। जबकि G7 देशों की बात करें तो यह भी देख लीजिए G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहां कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है।